हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो ईवीएस की बुक है, ईवीएस की बीए, बीकॉम और बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, जितने भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पार्ट थर्ड, यानी कि हम पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं इस लेसन में से। अब हम यूनिट में से अब हम पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद में ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद में आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलने वाली है जिसके अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे, यानी कि यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस हैं आपके हर साल जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा प्रदूषण है क्या। तो देखो, मिट्टी भूमि पर एक पतली परत होती है और जिसमें कार्बनिक पदार्थ, खनिज, जीवित प्राणी, जल और वायु होते हैं और जो पदार्थ की वृद्धि में सहायक होते हैं। मृदा की गुणवत्ता और उसमें उर्वरक शक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले किसी भी पदार्थ का भूमि में मिलना वो क्या कहलाएगा? मृदा प्रदूषण कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कि कपड़ा, ग्लास, धातु और सीवेज जैसे जैव पदार्थ, अपशिष्ट, औद्योगिक मलबा आदि मृदा प्रदूषण की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो मृदा प्रदूषण कैसे बढ़ता है? इन सब चीजों की वजह से बढ़ता है। अब इसके कारण क्या है? सबसे पहला है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के मतलब क्या है? देखो, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे स्टार्टिंग में छोटी छोटी क्लासेस में। मृदा अपरदन का मतलब क्या है? किसी चीज में कमी आना। इसमें क्या था? भूमि क्षेत्र में कमी, बाढ़ आना, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आना, ये प्रभाव इसके अंदर होते हैं। ऊपरी मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान के स्थानांतरण और सतह के कूड़े कचरे को मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है इसमें खाद्य और कीटनाशकों का प्रयोग। तो रासायनिक उर्वरक फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये लोग ज्यादा इसका इस्तेमाल कर लेते हैं और उससे क्या होता है कि जो मृदा है वो और ज्यादा कमजोर हो जाती है और उसके जो गुण है उसके अंदर परिवर्तन हो जाते हैं और वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, मतलब उसकी जो क्षमता है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। तो मुक्त जैवनाशी रसायन विषैले रूप में आहार श्रृंखला में प्रविष्ट होते हैं और वो सब चीजें इसमें डाल दी जाती है जिसके से खाद्य और कीटनाशकों के प्रयोग की वजह से जो मृदा है उसकी क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है। लवण और जल, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लवण का मतलब क्या है? इसमें मतलब नमक का स्तर हो जाना। ठीक है। इसमें बताया गया मृदा में उच्च स्तर पर लवण युक्त जल के प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है। लवणों के संग्रहण को लवणीकरण कहते हैं, जिसमें पौधों की वृद्धि और उपज में भी कमी होती है। जल में उपस्थित लवण मृदा की ऊपर परत पर जम जाती है, यानी कि क्या होता है कि जो पानी की जो ऊपरी सतह होती है उसके ऊपर जम जाता है और इस वजह से उसके अंदर भी उसकी मृदा में जो है कमी आती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट की बात करें तो घरेलू और व्यावसायिक अपशिष्ट, जैसे कि अगर हम बात करें धातु, कांच, खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक, फाइबर, ये सब के सब जो है नगरीय अपशिष्ट माना जाता है, यानी कि नगर से निकले हुए। ठीक है। वर्षा के जल के कारण इनमें से और वृद्धि हो जाती है और कारखानों में से चूने, भट्टे, कोयले की खान और जितने भी जो खान वान है, यहाँ से क्या होता है कि औद्योगिक कारकों से मृदा की गुणवत्ता प्रभावित होती है, क्योंकि कारखानों से निकलने वाले जो क्लोरीन और नाइट्रोजन गैस है जल में मिलकर क्या करती है? मिट्टी को प्रदूषित कर देती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें अम्ल वर्षा, जो हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वायु प्रदूषण के कारण होती है और मिट्टियों में अम्लता की अधिकता को बढ़ाता है, जैसे कि पीएच का जो मान है वो क्या हो जाता है? वो घट जाता है। ठीक है। और रेडियोक्टिव अपशिष्ट कौन से हैं? इसका संग्रहण और निष्कासन मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण बनता है। ये गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। अब जो रेडियो यानी कि जो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती है ना, उसके द्वारा। अब ठोस अपशिष्ट और डंपिंग तेल, इससे निकलने वाले विषैले पदार्थ मृदा की गुणवत्ता को कम कर देते हैं। जो ठोस अपशिष्ट है और जो जितने भी जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हो गए उनसे निकलने वाले जो तेल है वो। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको बताया गया इसमें मृदा के प्रभाव क्या है। तो देखिए, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। कृषि वेस्ट पर प्रभाव, कि विश्व में 30% भूमि ऐसी है जो लवणीकरण से ग्रस्त है, यानी कि जिसपे नमक जम जाता है। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में अत्यधिक सिंचाई और उर्वरक के इस्तेमाल से मृदा में अम्लीकरण की समस्या बढ़ जाती है और ये फसल उत्पादकता को कम करने लगता है। फिर मानव का प्रभाव क्या है? देखो, जल मृदा प्रदूषण के कारण प्रदूषित होती है और लेड व आर्सेनिक की अधिकतमता से बच्चों के मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि टिटनेस, दस्त और पेचिस आदि इत्यादि ये चीजें इसमें बढ़ जाती है। पादप और प्राणी जगत पर क्या प्रभाव है? जंतुओं के प्रदूषण युक्त वनस्पतियों और पादपों को खाने से क्या होता है कि प्रदूषण शरीर में प्रवेश करता है और जो नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब बोला गया इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? तो नियंत्रण में बोला गया भाई इसे रोकने के लिए वृक्षारोपण और खाद्य का प्रयोग करना चाहिए, जैव उपचार तकनीक का प्रयोग, टीटीटीसी और डीडीटी और जैसे रासायनिक पदार्थों पर रोक लगानी चाहिए और औद्योगिक कचरे का उचित निपटान, वेस्ट प्रबंधन तकनीक और पुनर्चक्रण प्रक्रिया को प्रयोग में लाना चाहिए। फिर आता है ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण क्या है? तो देखिए यार, यहाँ पर ये मानव जनित प्रदूषण है, इसमें पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित किया है। अब यातायात के साधन जैसे हवाई जहाज, रेल, ट्रक, बस, ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे प्रदूषण क्या करते हैं? ध्वनि को, मतलब ध्वनि जो है ऐसी हो जाती है जो हमारे सुनने लायक नहीं होती है। इसके अंदर हम फैक्ट्री हो गई, तेज ध्वनि वाले लाउड स्पीकर हो गए, ये निर्माण कार्य से ध्वनि जो निकलती है सब, क्योंकि डेसिबल से इकाई में मापते हैं। और बताया गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बोला है कि अगर एक स्तर में
45 डेसिबल, रात्रि में 35 डेसिबल निर्धारित किया गया है। मनुष्य में ध्वनि प्रदूषण के कारण सुनने की क्षमता में कमी आती है और जो गर्भपात या पुतली का जो फैलाव है वो बढ़ जाता है, मानसिक बीमारी होने लगती है, पाचन संबंधी यानी कि डाइजेस्ट सिस्टम बेकार हो जाता है और हृदय संबंधी रोग भी होने लगते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हैं, तो देखो बहुत, सबसे पहली बात करें तो बहुत तेजी से कान के पर्दों को हानि पहुंचाता है। ठीक है, कान के अंदर एक पर्दा होता है हेयर सेल्स, अब हेयर सेल्स को क्या करता है, ये बिल्कुल खत्म कर देता है और फिर सुनाई देना बंद हो जाता है और ध्वनि से दिल की धड़कनें, कमर, ब्लड प्रेशर की शिकायत भी यहाँ पर होने लगती है। उसके बाद हम बात करें अटैक का खतरा बढ़ जाता है, दूसरी तरफ खून का दबाव भी बढ़ जाता है। अब ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या बोला गया, इस पर शोर के रास्ते को बंद करके रास्ते की लंबाई बढ़ाकर ग्रहण करने वाले को सुरक्षित बनाकर स्रोत पर शोर में कमी आदि के द्वारा इस पर नियंत्रण किया पाया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण का संबंध व्यक्ति विशेष या मानव समुदाय दोनों से होता है। देखो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर मैंने कहा इतनी सी एरिया के अंदर कोई आवाज जो है इतने डेसिबल चल रही है, तो इस एरिया को क्या कर दो और बड़ा कर दो, तो इसके लिए क्या होगा, ये डेसिबल थोड़ा सा कम हो गया, तो इससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण कम होगा। अब ध्वनि प्रदूषण के मानक क्या है, देखो इसमें बताया गया अधिनियम 1981 के तहत 1 अप्रैल 1988 को ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। कि ध्वनि प्रदूषण भी क्या है, वायु प्रदूषण में आता है। अब थर्मल पॉल्यूशन क्या है, यानी कि ताप प्रदूषण, ये जब किसी जल निकाय या वायुमंडल की वायु का तापमान बढ़ जाता है, घट जाता है, तो इसे थर्मल प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। आ जाओ, थर्मल प्रदूषण के सामान्य कारणों में से बिजली संयंत्र और औद्योगिक निर्माताओं द्वारा ठंडा पानी का उपयोग करना, और जब ठंडेपन के इस्तेमाल के लिए किया जाने वाला पानी वापस अपने प्राकृतिक पर्यावरण में आता है तो इसका तापमान अधिक होता है और तापमान में परिवर्तन ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है, जिसकी वजह से पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करता है। तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की भी कमी और वृद्धि जलीय जीवों के लिए घातक हो जाती है। तो ये उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि थर्मल प्रदूषण में जलीय जानवरों की एंजाइम गतिविधि के रूप में चयापचय की दर बढ़ जाती है और परिणाम से जीवाश्म अल्प समय में ज्यादा खाद्य पदार्थ सेवन करने लगते हैं और इसका मुख्य कारण पर्यावरण का बदलाव होना है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमारे इसके अंदर है जो कि आपको नॉर्मली चीजें समझ में आ गई होगी। तो आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। अब आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाकर दे दूंगा जो यूनिवर्सिटी के स्पेशल क्वेश्चंस होंगे जो हर साल पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।